आज की ये कहानी उस जमाने की होने वाली है जब फ्रांस में राजशाही शासन हुआ करता था, जहां गरीबों को छोटे से छोटे जुर्म के लिए सालों की सजा सुनाई जाती थी। ये कहानी जीन नाम के एक व्यक्ति की है जिसको सिर्फ ब्रेड चुराने के लिए 19 साल की सजा सुना दी गई। अब देखना यह है कि क्या जीन इस जेल से कभी बाहर आ पाएगा, क्या वो वापस से कभी इस समाज का हिस्सा बन पाएगा। आज की कहानी में हम सब यही जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। हॉलीवुड ऑन स्क्रीन प्रेजेंटिंग लेस मिजरेबल्स। दोस्तों, मूवी की शुरुआत 1815 के फ्रांस को दिखाते हुए होती है, जहां गरीबों पर किए जाने वाले अत्याचार अपने चरम पर होता है। यहाँ पर हम एक जेल को देखते हैं जहां पर हम कई सारे कैदियों को देखते हैं जिनसे जबरदस्ती मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा होता है। यहीं हम जीन नाम के एक कैदी को देखते हैं जिसे ब्रेड चुराने के एक मामूली जुर्म के लिए 19 साल की सजा सुनाई जाती है। जीन ने चोरी जानबूझकर नहीं की थी, बल्कि भूख से मर रहे अपने भांजे को देखकर वो चोरी करने के लिए मजबूर हो गया था। फ्रांस की इस जेल का जेलर जेवट जीन से काफी नफरत किया करता था, इसीलिए अपना गुस्सा निकालने के लिए वो जानबूझकर उससे ज्यादा काम करवाया करता था। जल्द ही जीन को पैरोल पर रिहाई मिल जाती है। जीन को रिहाई तो मिल जाती है, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई घर नहीं होता है, इसीलिए जीन बाहर आकर अपने लिए काम धंधा ढूंढने लगता है। लेकिन उसके पैरोल के कागज देखकर लोग उसको काम देने से मना कर देते हैं, क्योंकि पैरोल के पेपर्स में जीन को एक सीरियल क्रिमिनल बताया होता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी जीन को मजबूरी में सड़क पर अपनी रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन एक रात एक बिशप यानी कि पादरी जीन को रोड पर सोता हुआ देख लेता है। बिशप दिल के अच्छे इंसान होते हैं, इसीलिए वो जीन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जहां घर ले जाकर बिशप उसको रहने के लिए जगह, सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए चांदी के बर्तनों में खाना देते हैं। इतना सारा चांदी देखकर जीन के मन में लालच आ जाता है, इसीलिए रात को मौका मिलते ही जीन चांदी के बर्तनों को चुराकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन जल्द ही उस बिशप के लोग उसको पकड़ लेते हैं और उस बिशप के सामने ले आते हैं। बिशप को उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वो अपने गार्ड से झूठ बोल देते हैं कि ये सब उन्होंने ही उसको दिया था। जाने से पहले बिशप जीन के पास आकर उसको बताते हैं कि मेरे भाई, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, इसीलिए मेरे इस एहसान के बदले तुम किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कर देना। ये सुनकर जीन अंदर से पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि लोगों ने हमेशा से उसको ठुकराया ही था। आज पहली बार किसी ने उसको अपना भाई कहा है, इसीलिए वो आज से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है और पैरोल के कागज को फाड़कर वहां से भाग जाता है। यहाँ से कहानी 8 साल आगे यानी कि 1823 में शिफ्ट होती है, जहां पर जीन अब एक मेयर बन चुका है। यहाँ पर हम एक फैक्ट्री को देखते हैं। इसी फैक्ट्री में हम फैंटीन नाम की एक महिला को देखते हैं, जिस पर फोरमैन की गंदी नजर होती है, जिस वजह से फैक्ट्री में काम कर रही बाकी महिलाएं फैंटीन से काफी जलती हैं। फैंटीन की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कॉजेट होता है, लेकिन अपने हस्बैंड के जाने के बाद फैंटीन ने अपनी बेटी को सबसे छुपा कर रखा हुआ था। फिलहाल कॉजेट अपने एक लालची अंकल के साथ रहती है। वहीं फैंटीन ऐसे छोटे मोटे काम करके अपनी बेटी के लिए पैसे भेजा करती है ताकि उसकी बेटी एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन जल्द ही कॉजेट के बारे में बाकी महिलाओं को पता चल जाता है, जिस वजह से फैक्ट्री की बाकी महिलाएं उससे लड़ने लगती हैं। जल्द ही हम इस फैक्ट्री के मालिक यानी कि जीन को देखते हैं, जो अब इस शहर का मेयर बन चुका है। जीन औरतों को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जीन की नजर जेवट पर पड़ जाती है, जिसका ट्रांसफर इसी शहर में हो चुका है। जेलर को देखकर जीन काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसको लगातार ये डर सता रहा होता है कि कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए। इसीलिए जीन फोरमैन से महिलाओं का झगड़ा सुलझाने के लिए कहकर जेलर से बात करने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री की बाकी महिलाएं फोरमैन को फैंटीन के खिलाफ भड़काने लगती हैं। साथ ही फोरमैन से बोलती हैं कि अगर ऐसी औरत हमारे साथ काम करेगी तो हम पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। इसी मौके का फायदा उठाकर फोरमैन उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर फैंटीन उसको चांटा मार देती है, जिस वजह से फैंटीन को अपने काम से हाथ धोना पड़ता है। वहीं हम जेलर को देखते हैं, जो जीन को देखकर सोच में पड़ जाता है कि मैंने इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए जेलर जीन से पूछता है कि क्या हम पहले कहीं मिले हैं, जिसका जवाब देते हुए जीन इस बात से साफ इनकार कर देता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर जाकर देखने पर पता चलता है कि गाड़ी के नीचे वहां काम करने वाला मजदूर दबा हुआ है। जीन आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगता है।
जीन की मदद करने के तरीके को देखकर जेलर का शक और गहरा हो जाता है। जेवर्ट मन ही मन में सोचने लगता है कि ये वही जीन है जो कुछ साल पहले अपनी परोल तोड़कर भाग गया था। दूसरी ओर हम फैंटीन को देखते हैं जो दर बदर की ठोकर खाकर वैश्याओं की गली में जा पहुंचती है, जहां फैंटीन को एक बूढ़ी महिला मिलती है। वो बूढ़ी महिला देखने में काफी अजीब होती है और कुछ पैसों के बदले फैंटीन से उसके बाल मांगने लगती है। अब कुछ भी करके फैंटीन को अपनी बेटी के लिए पैसे भेजने हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी मजबूरी में फैंटीन को उसकी बात माननी पड़ती है। फैंटीन अपने बालों को गंवाने के बाद काफी दुखी होती है। वो अभी अपने बालों के दुख से उभरी भी नहीं थी कि उससे पहले ही कुछ लोग मिलकर उसके दांत में निकाल लेते हैं। ये सब कुछ देखकर तो ऐसा लगता है कि लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। अपनी बेटी के लिए फैंटीन जो कुछ भी कर सकती थी उसने वो सब कुछ किया, लेकिन अभी भी उसके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे कि वो अपनी बेटी को भेज सके। इसीलिए ना चाहते हुए भी फैंटीन को वैश्यावृत्ति का काम करना पड़ता है। एक दिन फैंटीन की तबीयत खराब होने के बाद भी एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस वजह से गुस्से में आकर फैंटीन उस पर हमला करके उसके चेहरे को नाखून से नोच डालती है। जहां जल्द ही जेलर आकर वहां मौजूद लोगों से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया, जिस पर जबरदस्ती करने वाला आदमी जेलर से झूठ बोल देता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और तभी इस लड़की ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। फैंटीन जेलर से माफी मांगती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, मगर जेलर उसकी एक नहीं सुनता। जेलर फैंटीन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक जीन वहां पर आ जाता है जो फैंटीन को ये कहते हुए सुन लेता है कि उसकी एक बेटी है और अगर फैंटीन जेल चली गई तो उसकी बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। जीन जेलर से फैंटीन को छोड़ने के लिए कहता है और फैंटीन से उसकी इसी हालत का रीजन पूछता है, जिस पर फैंटीन गुस्सा होकर उससे कहती है कि इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। ये सुनकर जीन सहम जाता है। फैंटीन आगे बताती है कि तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे फोरमैन ने मुझे फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया था, मगर तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए मजबूरी में आकर मुझको अपनी इज्जत बेचनी पड़ी। ये सब जानकर जीन काफी दुखी होता है और उसके मन में इस बात का काफी गिल्ट हो जाता है कि उसके होते हुए भी एक औरत के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसने कुछ नहीं किया। जीन मन ही मन फैंटीन की मदद करने का फैसला करता है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे जीन जेलर के सामने ही फैंटीन को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल के लिए लेकर निकल जाता है। जिसके कुछ देर बाद जेलर जीन से माफी मांगते हुए उससे कहता है कि मुझको माफ कर दीजिए सर, मैं आपको परोल से भागा हुआ एक कैदी समझ रहा था, लेकिन वो आदमी अब पकड़ा जा चुका है। ये सुन जीन उसको समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। हालांकि जीन को ये बात मन ही मन खाए जा रही थी कि उसकी गलतियों की सजा एक बेकसूर इंसान को मिलने वाली है। जीन ये सोचकर काफी परेशान होता है, इसीलिए जीन बीच कोर्ट में जाकर जज के सामने अपना सारा सच कबूल कर लेता है। जीन कोर्ट को बताता है कि मैं हूं कैदी नंबर 24601 जिसकी आप तलाश कर रहे हो, लेकिन कोई भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि सबको लगता है कि जीन मजाक कर रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? कोर्ट को लगता है कि जीन की दिमागी हालत खराब हो गई है, इसीलिए जज उसको वहां से ले जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम फैंटीन को अस्पताल में देखते हैं, जिसकी हालत अब काफी खराब होती है। फैंटीन अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, तभी जीन उससे मिलने आता है और उसको संभालता है। जीन फैंटीन से वादा करता है कि वो हर हालत में उसकी बेटी कॉजेट का ध्यान रखेगा। ये बात सुनकर फैंटीन को थोड़ी राहत मिलती है। जल्द ही बीमारी की वजह से फैंटीन की मौत हो जाती है। जीन उसकी मौत का दुख मना ही रहा होता है कि तभी जेलर जीन को अरेस्ट करने के लिए अस्पताल आ जाता है, क्योंकि अब उसको जीन की सच्चाई पता चल चुकी है। जीन उसको काफी समझाता है कि एक छोटी बच्ची है जिसका मुझको ख्याल रखना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन जेलर उसकी एक नहीं सुनता। जल्द ही दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी मौका मिलते ही जीन खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकलता है। जिसके कुछ समय बाद हम फैंटीन की बेटी कॉजेट को अपने अंकल के घर में देखते हैं। कॉजेट के अंकल एक बेहद ही लालची और मतलबी इंसान है। उन्होंने कॉजेट को भी घर का नौकर बनाकर रखा हुआ है। कॉजेट के अंकल आंटी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, बल्कि वो तो उसके लिए आने वाले पैसों के पीछे पड़े रहते हैं, जो अब तक कॉजेट की माँ फैंटीन भेजा करती थी। जल्द ही जीन कॉजेट के अंकल आंटी के घर आकर कुछ पैसों के बदले कॉजेट को अपने साथ ले जाता है। यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड होकर हम 9 साल बाद
1832 के पेरिस का सीन देखते हैं, जहां गरीबों का मसीहा जनरल लेमार्क की तबीयत काफी खराब होती है। इसीलिए अपने मसीहा की सलामती के लिए काफी लोग पेरिस में इकट्ठा होते हैं। इसी भीड़ के बीच कई सारे क्रांतिकारी राजशाही शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए धरना दे रहे होते हैं। क्रांतिकारियों की इस भीड़ में मैरियस नाम का एक क्रांतिकारी भी होता है, जो लोगों से अपने हक के लिए लड़ने के गुहार लगा रहा होता है। यहीं हम कॉजेट को भी देखते हैं, जो अब बड़ी हो चुकी है और अब वो जीन के साथ रहती है। मैरियस को कॉजेट से पहली नजर का प्यार हो जाता है। मैरियस को कॉजेट काफी अच्छी लगती है। मैरियस उसको ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे कॉजेट का कुछ पता नहीं चलता है। तभी हम कॉजेट के अंकल आंटी को देखते हैं, जो अब पेरिस रहने के लिए आ गए हैं, लेकिन अभी भी इनके मन में लालच है। इसलिए ये लोग जीन को देखते ही उसे धोखे से पकड़ लेते हैं और उससे कॉजेट के बदले और पैसों की मांग करते हैं। मगर इसके आगे और कुछ हो पाता, उससे पहले ही जेलर अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर जीन और कॉजेट वहां से भाग निकलते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कॉजेट के अंकल जेलर से झूठ बोलते हैं कि एक आदमी ने उनसे उनकी बच्ची को चुरा लिया है, जिसको सुनकर जेलर उनको विश्वास दिलाता है कि वो हर हालत में उसको पकड़ कर रहेगा। मैरियस कॉजेट के प्यार में इस कदर पड़ चुका था कि वो अपनी दोस्त एपोनाइन से कॉजेट को ढूंढने के लिए कहता है। एपोनाइन कोई और नहीं बल्कि कॉजेट के अंकल आंटी की बेटी है, यानी कि वो कॉजेट की कजन सिस्टर है। इसी बीच हम मैरियस को अपने साथियों के साथ देखते हैं, जहां मैरियस सबको आज के इंसिडेंट के बारे में बताता है। मगर उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं है, अभी हमें बड़े लक्ष्य पर ध्यान देना है। तभी एक बच्चा आकर सभी क्रांतिकारियों को बताता है कि जनरल लेमार्क की मौत हो गई है। ये सुनते ही वहां पर मौजूद सभी क्रांतिकारी भड़क जाते हैं। लेकिन तभी सभा के बीच में ही एपोनाइन मैरियस को इशारा करके बताती है कि उसने कॉजेट को ढूंढ लिया है। इसीलिए बिना 1 मिनट की देरी किए मैरियस एपोनाइन के साथ कॉजेट से मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम कॉजेट को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से मैरियस के प्यार में पड़ चुकी है। लेकिन जीन आकर उसको समझाता है कि अभी उनके पास इन सब के लिए समय नहीं है। जल्द ही मैरियस एपोनाइन के साथ कॉजेट से मिलने पहुंच जाता है, जहां पर वो कॉजेट से अपने दिल की बात कह देता है। वहीं दूर खड़ी एपोनाइन काफी दुखी होती है, क्योंकि जब से वो मैरियस को जानती है तभी से वो उसको पसंद करती थी, मगर मैरियस ने कभी उसको इस नजर से नहीं देखा था। मैरियस और कॉजेट आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जीन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर कॉजेट अपने घर की तरफ चली जाती है। एपोनाइन वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो अपने फादर को कुछ लोगों के साथ देखती है, जो जीन के घर पर हमला करने जा रहे होते हैं, मगर एपोनाइन शोर मचाकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। अब तक जीन समझ चुका है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं है, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपनी बेटी कॉजेट के साथ इंग्लैंड के लिए निकलने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले कॉजेट मैरियस के लिए एक लेटर लिखकर एपोनाइन को दे देती है, ताकि उसके जाने की खबर मैरियस को पता चल सके। वहीं दूसरी ओर फ्रांस में लगातार आजादी के लिए दंगे हो रहे होते। क्रांतिकारी लेमार्क के अंतिम यात्रा के दौरान रोड पर आकर पुलिस का रास्ता रोक लेते हैं और जगह जगह पर बैरिकेड बना लेते हैं। इस आंदोलन को रोकने का काम उसी जेलर को दिया जाता है, जिसने सालों पहले जीन को कैद किया था। इसीलिए वो क्रांतिकारियों में से एक होने का नाटक करता है, ताकि वो इनके बीच रहकर इनकी सारी प्लानिंग का पता कर सके। लेकिन उससे पहले ही एक बच्चा उसको पहचान लेता है, जिस वजह से वहां पर मौजूद सभी क्रांतिकारी मिलकर उसको पकड़ लेते हैं। रात होते ही शाही पुलिस क्रांतिकारियों पर हमला कर देती है। इस हमले में एक गोली एपोनाइन को भी लग जाती है, जो मरने से पहले एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए एपोनाइन वो लेटर मैरियस को दे देती है, जिससे ये बात तो क्लियर है कि एपोनाइन अपने माँ बाप से अलग एक अच्छे इंसान थी। वो लगातार अपने प्यार को किसी और का होता देख रही थी, लेकिन फिर भी उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। कॉजेट का लेटर पढ़ते ही मैरियस कॉजेट के लिए एक लेटर भेजता है, जो जाकर जीन को मिलता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद जीन को एहसास होता है कि मैरियस सच में कॉजेट से प्यार करता है। लेकिन तभी उसको ख्याल आता है कि इस विद्रोह के दौरान मैरियस कभी भी मारा जा सकता है। इसीलिए जीन इंग्लैंड जाने का प्लान कैंसिल करके मैरियस की जान बचाने का फैसला करता है। जीन एक पुलिस वाले का हुलिया लेकर क्रांतिकारियों के बैरिकेड के पास पहुंचता है, जहां बाकी सभी क्रांतिकारी उसको घेर लेते हैं। लेकिन तभी एक बच्चा सबको बताता है कि मैं इन्हें जानता हूँ और ये हमारे साथ है। यहाँ जीन देखता है कि क्रांतिकारियों ने जेलर को बंदी बनाकर रखा हुआ है। जीन क्रांतिकारियों से जेलर को उसके हवाले करने को कहता है, जिस पर सभी लोग मान जाते हैं। लेकिन जीन उसको मारने के बजाय वहां से भगा देता है
और एक नकली गनशॉट फायर करके सबको ऐसा दिखाता है कि मानो उसने जेलर को मार दिया हो। सुबह होते होते एक बार फिर पुलिस बैरिकेड पर हमला करके सभी क्रांतिकारियों को मार डालती है। इस फायरिंग में मैरियस को भी गोली लग जाती है, जिस वजह से उसकी हालत भी काफी गंभीर हो जाती है। लेकिन जीन जैसे तैसे छुपकर उसको अपने साथ लेकर वहां से भाग निकलता है। जीन भागते हुए एक सीवर पाइप में घुस जाता है, जहां दोनों की हालत काफी खराब होती है। हमले के कुछ देर बाद जेलर सबकी लाश देखने के लिए आता है, जहां लाशों की भीड़ में वो उस छोटे बच्चे की बॉडी को भी देखता है जो कल तक हंस खेल रहा था। जेलर इससे काफी दुखी हो उठता है, जिसके सम्मान में वो अपने बैज को उतारकर उस बच्चे को लगा देता है। जल्द ही जेलर की नजर उस सीवर पाइप के ढक्कन पर पड़ती है, जहां से जीन और मैरियस भागे थे। ये देखकर जेलर समझ जाता है कि कोई तो यहाँ से भागा है। वहीं दूसरी ओर पाइप के अंदर कॉजेट के अंकल मैरियस के हाथ से उसके रिंग को चुरा लेते हैं। शायद कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। अब इससे पहले कि वो कुछ और चुरा पाते, जीन उसे पकड़ लेता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। इसीलिए मजबूरी में कॉजेट के अंकल को उसे बाहर निकलने का रास्ता बताना पड़ता है। अब जैसे जीन पाइप से बाहर निकलता है, वो अपने सामने जेलर को खड़ा हुआ देखता है। जीन उसको समझाता है कि इस लड़के की हालत बहुत खराब है और मुझे इसे अस्पताल ले जाना है। इस पर वो जेलर उसकी बात मानकर उसको वहां से जाने देता है। जीन की ऐसी हालत देखकर जेलर के मन में एक गिल्ट घर कर लेती है कि वो कैसे इतना क्रूर हो सकता है, वो कैसे दूसरों को परेशान कर सकता है। वो बार बार अपने अतीत को सोचकर परेशान हो रहा होता है। जेलर मन ही मन सोचता है कि जीन, जिसको मैंने जीवन भर परेशान किया, फिर भी उस इंसान ने मेरी जान बख्श दी। ये सोचते हुए जेलर के मन में एक ख्याल आता है कि अब इस दुनिया में या तो वो रह सकता है या फिर मैं। ये सारे ख्याल उसे अंदर से पागल कर रहे होते हैं। इसीलिए अंत में आकर वो एक नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। वहीं दूसरी तरफ मैरियस की तबीयत में सुधार होने लगता है। कुछ ही समय में उसको होश आ जाता है। जल्द ही मैरियस और कॉजेट एक बार फिर से साथ हो जाते हैं। लेकिन जीन को अब डर लगता है कि कहीं उसका अतीत इन दोनों का फ्यूचर खतरे में न डाल दे। इसीलिए जीन अपने अतीत की सच्चाई मैरियस को बता देता है। उसकी बातें सुन मैरियस उसे वादा करता है कि वो कभी भी कॉजेट को ये सब नहीं बताएगा। मैरियस और कॉजेट के बेहतर जीवन की कामना करते हुए जीन उन्हें छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। जल्द ही मैरियस और कॉजेट एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। शादी में कॉजेट के अंकल भी छुपकर शामिल हो जाते हैं। वो कुछ पैसों के बदले मैरियस को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे क्रांतिकारी होने की सच्चाई सबको बता दूंगा। बातों ही बातों में कॉजेट के अंकल मैरियस को बता देते हैं कि जिस दिन उसको गोली लगी थी उस दिन जीन ने उसकी जान बचाई थी। ये सुन मैरियस काफी दुखी होता है। मैरियस कॉजेट के अंकल से जीन के बारे में पूछता है, लेकिन कॉजेट के अंकल उसको कुछ नहीं बताते क्योंकि वो तो यहाँ पर बस पैसे लेने के लिए आए थे। लेकिन मैरियस हार नहीं मानता है और गुस्से में आकर उन पर हमला कर देता है। मजबूरी में कॉजेट के अंकल उसे जीन का पता बता देते हैं। जीन का पता चलते ही मैरियस कॉजेट को लेकर कॉन्वेंट जा पहुंचता है, जहां जीन की हालत काफी खराब होती है। वो अकेला बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है और तभी फैंटीन की आत्मा आकर उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए उसको शुक्रिया अदा करती है। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले जीन अपना कन्फेशन लेटर कॉजेट को देता है और उसे अपने जाने के बाद पढ़ने के लिए कहता है। अब ये तो जाहिर है कि जीन ने अपने अतीत के बारे में ही उस लेटर में लिखा होगा। जल्द ही जीन की मौत हो जाती है, जिसको देखकर मैरियस और कॉजेट काफी दुखी होते हैं। आफ्टर लाइफ में जीन एक आत्मा बनकर बिशप के पास जाता है, क्योंकि जीन के दुख से भरे जीवन में बिशप भगवान का रूप लेकर आए थे। उनके एक उपकार के कारण आज उसका पूरा जीवन बदल चुका है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको एक सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमें सच्चाई और अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर बिशप जीन की मदद नहीं करते तो शायद आज वो जेल में एक लाश बन चुका होता। हम उम्मीद करते हैं कि ये भावनात्मक कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही।